नमस्कार, मैं दीपक राणा। मणिपुर हिंसा पर संसद में जारी सियासी संग्राम बुधवार को लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंचा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से कांग्रेस ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान अगले हफ्ते कराने के संकेत है। वैसे लोकसभा में आंकड़ों को देखा जाए तो मोदी सरकार के सामने बहुमत साबित करना कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष का भी कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य बहुमत परीक्षण नहीं, मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को सदन में बोलने के लिए मजबूर करना है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने अपने लोकसभा सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अनिवार्य व्हिप जारी कर दिया है। मणिपुर हिंसा पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति मंगलवार को ही तय कर ली थी। उसी के मुताबिक बुधवार सुबह 10 बजे से पहले ही लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोगोई के नोटिस को वैध पाते हुए सदन में इसे न्यूनतम 50 सांसदों के अनुमोदन के लिए रखा। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, टीआर बालू, सुदीप बंदोपाध्याय समेत इंडिया में शामिल दलों के तमाम सांसदों ने समर्थन में हामी भरी। इसके बाद स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार किए जाने की घोषणा की। वह कहा कि इस पर बहस और मतदान की तारीख वे सभी पक्षों से चर्चा कर तय करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करता है। वैसे इंडिया से बाहर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के सांसद नाना नागेश्वर राव ने भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, मगर उसे वैध नहीं पाया गया। 2019 में गठित 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। उधर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेता मणिपुर पर चर्चा की अनुमति नहीं देने और उनके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं करने के विरोध में गुरुवार को सदन में काले कपड़े पहनकर आए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में चर्चा कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिखे पत्र के जवाब में कहा कि पत्र में व्यक्त की गई भावनाओं और सरकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। संसद में पिछले कई सत्रों से सरकार का रवैया असंवेदनशील एवं मनमाना है और नियम परंपराओं को ताक पर रखकर विपक्ष को चाबुक से हाँका जा रहा है। खड़गे ने कहा कि एक ही दिन प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी संगठनों से जोड़ते हैं तो और उसी दिन गृह मंत्री भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार को लिखे गए पत्र पर ट्वीट के जरिए अपना जवाबी पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को दिशाहीन बताने के प्रधानमंत्री के बयान को बेतुका और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री से हम सदन में मणिपुर पर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि उसका ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना है।
लेकिन हमारे देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए हर कीमत चुकाएंगे। खरगे ने कहा कि पिछले 84 दिनों से मणिपुर में गंभीर हालात और एक के बाद एक सामने आ रहे घटनाओं को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि हमें शांति बहाली की दिशा में काम करना चाहिए और लोगों को एक संदेश देना चाहिए। देश के सर्वोच्च सदन से हम सामूहिक रूप से यही मांग कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल लगातार प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने और फिर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि वहां विपक्षी सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के नोटिस स्वीकार नहीं किए जाते। नेता सीधा सदन बिना आसन की अनुमति के सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ परंपरा नियमों की अनदेखी करते हैं, लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने नहीं देते। खड़गे ने कहा कि सदन के नेता का व्यवहार पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया से प्रेरित होने के बजाय सकारात्मक होना चाहिए। एक ट्वीट में खड़गे ने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया। जब मैं बोल रहा था तो मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। यह मेरे विशेषाधिकार का आघात है और मेरा अपमान है। विपक्ष की ओर से भले ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मगर वह यह भी जानता है कि संख्या बल के लिहाज से इस प्रस्ताव का पराजित होना तय है। रोचक पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2018 में ही विपक्ष से कहा था कि 2023 में फिर से आपको विश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिलेगा। संभव है सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष को इसकी फिर से याद दिलाई जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर भी मोदी का यह व्यंग्य खूब प्रसारित हो रहा है। गौरतलब है कि 2018 में भी विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव की पहल के लिए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसी तरह की पहल 2019 के चुनाव के पहले भी की गई थी और जनता ने विपक्ष को पाठ पढ़ा दिया था। बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले पत्रकारों से जोशी जी ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। जनमत विपक्ष को फिर सबक सिखाएगा। विपक्ष पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है, इस बार भी ये हारेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम भी मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। संसद सत्र शुरू होने के पहले विपक्ष ने कहा था कि वह मणिपुर पर चर्चा चाहता है। जब सरकार चर्चा पर सहमत हुई तो विपक्ष संसद की कार्यवाही ठप करने के लिए अपने मन मुताबिक नियम के तहत चर्चा पर अड़ गया। जब हम नियमों को लेकर सहमत हो गए तो विपक्ष ने यह नई मांग रख दी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बयान दें। यह सब कुल मिलाकर एक बहानेबाजी है। अविश्वास प्रस्ताव पिछले 6 दशक में 28 बार लाए गए और सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ लाया गया है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास 6 दशक पुराना है। सरकार के कामकाज में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लोकसभा के कामकाज में
विपक्ष को दिए गए इस अधिकार का प्रयोग अब तक 28 बार हो चुका है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के कुल 9 वर्षों के कार्यकाल में दूसरी बार यह लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास पुराना है। चीन से हारने के बाद भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया। और वह भी प्रस्ताव कांग्रेस नेता आचार्य JB कृपलानी ने पेश किया था, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 62 और विरोध में 347 मत पड़े थे। 1964 से 1975 की अवधि में सबसे अधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इसमें से 3 लाल बहादुर शास्त्री के छोटे से कार्यकाल में और देश में सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पेश किए गए हैं। यह सभी प्रस्ताव गिर गए थे। वर्ष 1964 में लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 24 घंटे तक बहस हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा सदस्य ज्योतिर्मय बसु ने वर्ष 1973 से 1975 तक लगातार 4 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव नवंबर 1973, मई 1974, जुलाई 1974 और मई 1975 में लाया गया। इनमें से एक अविश्वास प्रस्ताव आपातकाल की घोषणा से करीब 1 महीने पहले आया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ वर्ष 1981 और 82 में 3 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। वर्ष 1987 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया था। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के प्रभाव से केवल एक ही बार सरकार आज तक गिरी है। तब वोटिंग से पहले ही पीएम मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। यह वर्ष 1979 में हुआ था, जब कांग्रेस के YB चव्हाण ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। PV नरसिम्हा राव के सामने भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार बचाने का संकट उत्पन्न हो गया था। वर्ष 1992 में पहला अविश्वास प्रस्ताव जसवंत सिंह ने पेश किया, जो 46 मत से पराजित हो गया। इसी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव आराम से सरकार बचाने में सफल रहे थे। वर्ष 1993 में तीसरे अविश्वास प्रस्ताव में राव मुश्किल से 14 मत से ही जीत हासिल कर सके थे। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा सदस्यों पर पैसा लेकर राव सरकार के पक्ष में मतदान करने का आरोप भी लगा था और मामला अदालत तक पहुंच गया था। वर्ष 2003 में लोकसभा में नेता सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो 179 के मुकाबले 314 मतों से गिर गया था। 2018 में पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ TDP के श्रीनिवास ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 11 घंटे की बहस के बाद पारित नहीं हो सका। इसके पक्ष में 126 जबकि विपक्ष में 325 मत पड़े। प्रस्ताव पर बहस के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी की सीट पर पहुंचे, उन्हें गले लगाया और बाद में सदन में
वह आंख मारते हुए भी देखे गए। मोदी जी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अहंकार बताया था। आखिरकार नया बना विपक्षी गठबंधन INTIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले ही आया है। यह स्वीकार भी हो गया है। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की, चर्चा की। INTIA यानी कि विपक्ष का गठबंधन भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो या मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है और दूसरे जब इस पर बहस होगी तो इसके पूरे आसार है कि सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से इस नए गठबंधन की कथित एकजुटता की पोल भी खोली जाएगी और उसको आपसी खींचतान को भी उजागर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहस केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि हालिया पंचायत चुनावों के दौरान बंगाल में जो भीषण हिंसा हुई है, कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। यह सही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने इस उद्देश्य को हासिल कर लिया है कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक जिद को बेनकाब करने का अवसर भी दे दिया है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के वक्तव्य के साथ करने की अपनी मांग पर महज इसलिए अड़े थे ताकि अपने अहम को तुष्ट करने के साथ वह बता सके कि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद वे राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में आ चुके हैं। इसमें संदेह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ऐसा संदेश देने में सचमुच सफल हो सकेंगे। मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों की चिंता एक दिखावा ही अधिक दिख रही है, क्योंकि यदि वे वहां की स्थितियों को लेकर वास्तव में दुखी और गंभीर होते तो 4 दिन संसद का काम रोककर ना तो नारेबाजी करके अपनी ऊर्जा खर्च करते और ना ही गृह मंत्री को सुनने से इनकार कर देते। विपक्ष जो भी दावा करे, सच यही है कि उसने अपने राजनीतिक हित बनाने के फेर में इस परंपरा की अनदेखी करना पसंद किया कि जिस मंत्रालय का मामला होता है उसके ही मंत्री को उस पर वक्तव्य देना होता है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह पहली बार हुआ है जब विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसके पहले उसने यह काम 2018 में किया था, तब भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही सुनिश्चित दिख रहा है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास लोकसभा में 325 से अधिक सदस्य है, वहीं इंडिया गठबंधन के पास इसके आधे भी नहीं है, और यदि कहें तो 100 से भी कम है। यह ठीक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन यदि वे अपेक्षित संख्या बल प्रदर्शित नहीं कर पाते तो अपनी शक्ति दिखाने का दाव भी उल्टा पड़ जाएगा। इस गठबंधन के जो भी मुख्य नेता है वह एक देखने की बात है लोकसभा के सदस्य है ही नहीं। चर्चा होगी क्या संसद? राहुल गांधी जी पर रोक लगी हुई है,
सोनिया गांधी जी मौन ही रहती है। खड़गे जी राज्यसभा के सदस्य हैं। एनसीपी के शरद पवार जी लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी लोकसभा के सदस्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी लोकसभा की अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी या कहें तेजस्वी यादव जी लोकसभा के नेता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री या लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। डीएमके करुणानिधि जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या लोकसभा के सदस्य ही नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो क्यों लाए हैं, यह बिल्कुल समझ से परे की बात है। और लगता यही है कि वह मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में घेरे में फंस गए हैं। बढ़िया यही था, अच्छा यही था कि गृह मंत्री अमित शाह जी को बयान देने देते, चर्चा होती, अच्छी चर्चा होती। और लगता यही है कि यह दाव उल्टा पड़ चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।